हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फिजिक्स फर्रे और मैं हूं यश स्वामी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो गाइस, अपन ने केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज़ के फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर कवर कर लिए थे, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट देख लिए थे अपन ने, मोल कंसेप्ट देख लिया, उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लिया। अभी अपन देख रहे हैं ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर, वो है गाइस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो देखो, मैंने ना अपने ये शॉर्ट नोट्स के फंडे बना के आपको इसको एक्सप्लेन करके समझा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इन फॉर्मूलाज को बार बार रिवीजन करना है, जिससे आपको उस चैप्टर को अच्छे से पकड़ में बनेगी, ठीक है। उसके बाद में आप इनकी PYQ लगाना, जिससे आपके कंसेप्ट और ही स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है ना। बाकी आपको इनका PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का जो पूरा लिंक है वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए PDF डाउनलोड करने के लिए, ठीक है ना। और बार बार रिपीटेटिव मोड में स्पीड अप करके आप फास्ट फास्ट करके देखोगे ना इन वीडियो को, तो आपको सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे गाइस, ठीक है। तो रिवीजन में बहुत हेल्प होगा उनमें, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं सॉल्यूशन गाइस। तो देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करने से पहले अपन देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। तो आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसके साथ में आती है कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। देखो, सॉल्यूशन में तीन ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है कंसंट्रेशन टर्म, एक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक वो डेविएशन, ठीक है ना। वो सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म। पहले अपन ने कंसंट्रेशन टर्म मोल कंसेप्ट में एक बार कवर कर लिया है, तो अपन यहाँ पे अपन फास्ट फास्ट तरीके से कवर करेंगे, ठीक है ना। और हम रीडिंग करना है, बता दूंगा मैं कि कंसंट्रेशन टर्म को रीड कैसे करते हैं। देखो, फर्स्ट होता है मोलरिटी। मोलरिटी मोलरिटी मतलब हो गया N1/V लीटर। N1/V लीटर, जहाँ पे 1 लिखा होता है ना, 1 1, जहाँ पर भी 1 होना उसका मतलब होता है, 1 का मतलब होता है सोल्यूट, ठीक है। 1 का मतलब सोल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। 2 का मतलब होता है, वहाँ पे याद रखना, सोलवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ 3 लिखा हुआ उसका मतलब है कि सॉल्यूशन के बारे में, या कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो ना तो उसका मतलब सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे M=N1/V लीटर, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया? आपको रीड करना आ गया। अब देखो, आपको रीड करना ये आना चाहिए। कहीं पे ऐसे दे रखा है ना कि 0.2 मोल, ठीक है ना, M, कैपिटल M, 2 मोलर, ठीक है ना। उसका मतलब हो गया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 0.2 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। समझ में आ गया? ऐसे रीड करते हैं। कहीं भी ऐसा दे रखा हो, आप क्वेश्चन को ऐसे लिख लो। वहाँ ऐसे नहीं दिया गया देगा आपको कि उसमें वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है। आपको रीड करना आना चाहिए ये कंसंट्रेशन टर्म को, ठीक है। तो देखो, पहला हो गया मोलरिटी होता है N1/V लीटर। मोललिटी होता है, वो होता है N1/W2 kg, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन kg, ठीक है। तीसरा होता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन V लीटर, मतलब सोल्यूशन का वॉल्यूम अपन लीटर में लिखते हैं। और N और M में क्या क्या रिलेशन होता है गाइस? N=M/X। एक्स का मतलब N फैक्टर, वो आपको मैंने मोल कंसेप्ट में निकालना बता दिया है। अब परसेंट देखते हैं। परसेंट वेट बाय वेट होता है W1/W × 100, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। देखो, इनको कैसे पढ़ना है, इनको भी ऐसे पढ़ना है। कहीं ऐसे दिया गया आपको कि 30W/W, ठीक है। 30W/W, इसका मतलब हो गया कि 30 ग्राम सोल्यूट है इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है ना। समझ में आ गया? 100 से कर रहे हैं तो 100 ग्राम में हो गया। kg में दे रखा है तो kg से हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है ना। रीड करना आना चाहिए अपने को, ठीक है। तो W/W हो गया। परसेंट V/V क्या होता है? V1/V × 100 होता है गाइस। PPM, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब 10⁶। तो अपन इनको वेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वॉल्यूम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब वेट के फॉर्म में लिखेंगे तो W1/W × 10⁶। वेट के फॉर्म, वॉल्यूम के फॉर्म में लिखेंगे तो V1/V × 10⁶ हो गया गाइस। वैसे ही देखते हैं अपन मोल फ्रिक्शन। मोल फ्रिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोल फ्रिक्शन क्या होता है गाइस? कि खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है ना। देखो, मोल फ्रिक्शन है ना, जो सारे कंपोनेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के, किसी भी मिक्सर के, उनके सारे मोल फ्रिक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। तो X1 + X B = 1 हो गया। देखो, X A मतलब A के मोल फ्रिक्शन कितने होंगे? खुद के मोल अपॉन सब के मोल। एक्स भी वैसे ही NB/NA + NB, ठीक है ना। खुद के मोल अपॉन सब के मोल होते हैं गाइस, ठीक है। और दूसरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो, एक आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, ये याद रखना है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ना आपको बार बार क्वेश्चन दे रखा होता है, ठीक है। आप इनमें 3 चीज़ याद रखिए जो सॉल्यूशन में आपको काम आएंगी। एक तो ये याद रखिए, आपको X दे रखा होगा, वो स्ट्रेंथ दे रखा होगा, उससे आपको क्या निकालना है? M = मोलरिटी क्या होती है? M = X/11.2
टू, एम इजकल टू एक्स अपॉन 11.2, नॉर्मलिटी हो जाएगी एन अपॉन एक्स अपॉन एन इजकल टू एक्स अपॉन 5.6, और ये इसका जो एन फैक्टर होता है ना गाइज वो होता है इसका 2 होता है, एन फैक्टर होता है गाइज इसका 2 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना तो याद रख लो, बाकी इन तीनों से काम चल जाएगा गाइज, ठीक है। उसके अलावा देखो एक ये याद रखना है आपको कि जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर रेडिएटर में, मतलब जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं जहाँ एकदम भयंकर वाली सर्दी पड़ती है ना, भयंकर वाली सर्दी पड़ती है, वहाँ अपन गाड़ियों की वाटर रेडिएटर होता है उनमें डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि यहाँ वहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, यदि अपन कुछ भी नहीं डालेंगे तो वो बर्फ़ जम जाएगी, उनकी भी रेडिएटर में भी बर्फ़ जम जाएगी। तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है, वो उनके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, मतलब 0 डिग्री पर जो वाटर अभी फ्रीज होने वाला था अब वो -5 या -10 डिग्री टेम्परेचर पे जाके जमेगा। वैसे NaCl और KCl का यूज़ होता है ना, वो रोड पे जो आइस डिपोजिट हो जाती है ना उसको हटाने में यूज़ होता है। ये एंटी फ्रीजिंग की तरह आपने यूज़ आते हैं, ठीक है गाइस। वैसे अपन देखते हैं कुछ डाइल्यूशन देखते हैं। डाइल्यूशन क्या होता है गाइस? डाइल्यूशन होता है मतलब एक सोल्यूशन बना लिया अपन ने। कौन सा सोल्यूशन गाइस? जैसे एग्जाम्पल सोचो अपन ने शुगर और वाटर का एक सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब डाइल्यूट करना है मतलब उसमें वाटर और ऐड करना है, तो डाइल्यूशन के कंडीशन में सोल्यूट के मोल तो कॉन्स्टेंट ही रहेंगे ना, शुगर तो कॉन्स्टेंट ही है, अपन तो सोलवेंट ऐड कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो देखो एन कॉन्स्टेंट है उसमें, N1 कॉन्स्टेंट है, तो अपन दो इक्वेशन लगा सकते हैं। एक तो इसमें M1V1 इक्वल टू M2V2 भी कर सकते हैं, और इसमें ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्स्टेंट करके N1V1 इक्वल टू N2V2 भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। ठीक है, और देखते हैं एक और देख लेते हैं अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला। देखो एक तो एसिड और एसिड वाला, या फिर बेस और बेस वाला कंडीशन हो सकता है। तो इसमें तो क्या होगा, इसमें तो एन आर नो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी क्या आ जाती है, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना, नेट वॉल्यूम हो गया। दूसरा आता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। देखो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है ना, वहाँ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर देते हैं, ठीक है ना। ये टोटल अब कंप्लीट हो रहा है, मतलब एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू बेस के ग्राम इक्विवेलेंट कर देंगे अपन, तो NaVa इक्वल टू NbVb कर देंगे गाइस, ठीक है ना। तो ये सारी हो गई अपनी कंसंट्रेशन टर्म हो गई जो मेन अपने को आनी चाहिए थी गाइस। आपको ये पता है, बेसिक चीज़ें तो पता ही है ना कि सोल्यूशन किससे मिलकर बना होता है। सोल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट होता है गाइस। सोल्यूशन इक्वल टू, ये देखो मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि सोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट होता है, ठीक है ना। अब देखो सोल्यूट क्या होता है, जो थोड़ा सा मिलाते हैं ना अपन वो तो होता है सोल्यूट, और जो अपने अंदर चीज़ों को घोलता है वो होता है उसमें सोलवेंट, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन किसके अकॉर्डिंग होती है, वो होती है सोलवेंट की, मतलब लिक्विड सोलवेंट होगा तो लिक्विड सोल्यूशन बनेगा, सॉलिड सोलवेंट होगा तो सॉलिड सोल्यूशन बनेगा, ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, और पहले से पता होगा आपको होमोजीनियस मिक्सर किसको बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर किसको बोलते हैं, वो आप ना डिटेल में देख सकते हो गाइस। मैंने ना सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस है वो सारी कवर कर दिया आपको, ठीक है। अब देखते हैं अपन एक एक करके। देखो वेपर प्रेशर क्या होता है गाइस, देखो कोई भी लिक्विड है तो जब अपन उसको हीट करेंगे, कोई भी लिक्विड को जब अपन हीट करेंगे तो वो इवोपरेट होगा तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो वेपर में कन्वर्ट होने के बाद में वो लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर लगाता है, उसी को बोलते हैं अपन, उसका वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल सब्सटेंस एट द गिवन टेम्परेचर कॉल्ड वेपर प्रेशर होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो क्वांटिटी है ना जो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो गैस से सबस्टेंट बढ़ते जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा गाइस। अब यदि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम रहेगा। देखो यदि अट्रैक्टिव फोर्स ही ज़्यादा है, मतलब देखो पास है मॉलिक्यूल, तो मतलब वो लिक्विड फॉर्म में रहना ही पसंद करेंगे, वो गैसेस फॉर्म में रहना जाना ही नहीं पसंद करेंगे, तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर कम रहता है गाइस, ठीक है। अब देखते हैं अपन राउल्ट्स लॉ है ना, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है यहाँ सोल्यूशन में, कि देखो राउल्ट्स लॉ किस पे अप्लाई होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सोलवेंट सोल्यूशन में लगता है। देखो ये कब अप्लाई होता है, देखो एक सोलवेंट है, ठीक है, ये सोलवेंट है ए, इसमें अपन ने बी ऐड किया सोल्यूट, ठीक है ना, बी ऐड किया सोल्यूट। देखो ये ए सोलवेंट है ना, ये तो वोलेटाइल मतलब ये तो वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बी है ना सोल्यूट है ना, वो वेपर फेज में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। मतलब अपन ऐसा समझो कि अपन ने वाटर में डस्ट मिला दिया, ठीक है, वाटर में डस्ट मिला दिया। अब वाटर तो वेपराइज होगा तो वेपर प्रेशर भी लगाएगा, पर क्या डस्ट वेपराइज होती है क्या, वो तो कुछ भी नहीं होता, वो तो गैस में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो वेपराइज नहीं होगा ना, तो वो नॉन वोलेटाइल होगा, ठीक है। देखो इसमें दे रखा है इफ मतलब बी इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो गया, मतलब सोल्यूट है बी यहाँ पे, ठीक है। तो बी की वजह से सोल्यूट वेपर प्रेशर लगाएगा क्या, कोई वेपर प्रेशर नहीं लगाएगा इस। तो देखो पी ए इजकल टू पी ए नोट एक्स ए, पी ए इजकल टू पी ए नोट एक्स ए, पी इजकल टू पी ए नोट एक्स ए, मतलब हो गया कि जो सोल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है ना, वो होगा पी ए नोट जो
प्योर सोलवेंट था उसका प्रेशर इनटू मोल फ्रिक्शन ऑफ सोलवेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, आप आगे यहाँ पे मैंने दे रखा है वो समझ जाओगे। ठीक है ना। अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो गाइस मैं आपको एक बार बताता हूँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सोल्यूट जो इनसोल्यूबल सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। क्या होती है, जो इनसोल्यूबल सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो प्रॉपर्टी डिपेंड ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ नॉन वोलेटाइल, मतलब सॉरी इनसोल्यूबल नहीं, नॉन वोलेटाइल। ठीक है ना। तो जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल होते हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। आप तो ये लाइन याद रखना, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, वो नेचर पे नहीं करती कि सोल्यूट का नेचर कैसा है। ठीक है ना। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल, हाँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितने जितने बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ती जाएंगी गाइस। ठीक है ना। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ पार्टिकल पे। ठीक है। अब देखो अपन नॉर्मली 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ते हैं। रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, और पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है गाइस, अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो पहली देखते हैं अपन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अब देखो मैं समझाता हूँ आपको कैसे। एक सॉल्यूशन था, क्या था गाइस, एक सॉल्यूशन था। पहले इसमें सोलवेंट ही था, केवल सोलवेंट को आप हमेशा ऐसे सोच के मानो करो, इमेजिन किया करो कि वाटर था पहले इसमें। ठीक है। मैंने इसको हीट किया तो ये इवोपरेट होगा तो वेपर बनाएगा, वेपर से वेपर प्रेशर लगाएगा। ठीक है। पर मैंने क्या किया उसके बाद में, मैंने इस सॉल्यूशन में ना इस सोलवेंट में मैंने डस्ट ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने इसमें डस्ट ऐड कर दी। अब बताओ डस्ट तो ऐसे है नहीं कि वो तो इवोपरेट होगी, डस्ट तो इवोपरेट होगी नहीं। अब डस्ट इवोपरेट नहीं होगी तो यहाँ पे वेपर प्रेशर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, हीट करेंगे तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी कम हो जाएंगी। तो देखो जो इसकी वेपर प्रेशर में जो डिप्रेशन आ रहा है ना, डिप्रेशन आ रहा है, कुछ तो आ रहा है ना। पहले वी था, अब कितना हो गया, वी डैश हो गया। ठीक है। तो ये जो चेंज आ रहा है ना, उसी को अपन बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनिशियल के सापेक्ष यदि अपन निकालने लग जाए तो। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो इसका कैसे निकल गया। यहाँ पे देखो पहले तो ये देख लो कि मतलब क्या है। आई मतलब वांटा फैक्टर है, जो अपन मैं आगे आपको बता दूंगा कि कैसे निकालते हैं वांटा फैक्टर। एन बी हो गया मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, एन बी इक्वल टू मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो गया। ठीक है। देखो पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट, ये तो रिलेटिव हो गया, रिलेटिव लोअरिंग हो गया। ये मतलब पहले कितना था, मतलब प्योर का कितना था। ठीक है ना, प्योर का कितना था, अपॉन पी ए नोट हो गया, इक्वल टू आई अपॉन एन बी अपॉन एन ए, आई अपॉन एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। आप ये याद रखना, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। ठीक है। अब ये कैसे आया, हाँ तो अपन देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि मुझे पता है ये समझ में नहीं आता है ऐसे ही। ठीक है, एक मिनट पेन। ठीक है, देखो क्या हुआ, मेरे को ये बताओ, अपन ने सॉल्यूशन बनाया था। ठीक है, सॉल्यूशन बनाया था ना, उसमें वोलेटाइल कौन था, उसमें वोलेटाइल था ए मतलब सोलवेंट था। अपन ने सोलवेंट को ये मान लिया यहाँ पे। ठीक है, नॉन वोलेटाइल कौन था, बी नॉन वोलेटाइल था। ठीक है गाइस, अब नॉन वोलेटाइल की वजह से तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं ना। वो वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, वोलेटाइल की वजह से। मतलब जो भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर हो रहा है वो मेनली सोलवेंट की वजह से ही तो हो रहा है, सोलवेंट की वजह से हो रहा है। हाँ, उसमें थोड़ी लोअरिंग हो गई, मतलब थोड़ी कमी हो गई, किसकी वजह से, अपन ने जो पार्टिकल ऐड कर दिए सोल्यूट के पार्टिकल ऐड कर दिए ना, उसकी वजह से कमी हो गई है गाइस। तो देखो अपन ने लिख दिया पी ए नोट, मतलब पी ए नोट का मतलब प्योर फॉर्म में सोलवेंट का कितना वेपर प्रेशर था, माइनस पी ए मतलब अभी सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर है सोलवेंट का, अपॉन लिख दिया अपन ने पी ए नोट। देखो इसी को तो बोलते हैं अपन लोअरिंग ही तो बोलते हैं, लोअर कितना लोअर हुआ उसको लोअरिंग बोल दिए। और अपन चेक कर रहे रिलेटिव, तो जहाँ रिलेटिव होता है वहाँ अपन इनिशियल से अपॉन कर देते हैं। ठीक है, तो पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट इजकल टू कितना कम हुआ, किसकी वजह से कम हुआ, किसकी वजह से कम हुआ था, एक्स बी की वजह से, सोल्यूट की वजह से तो कम हुआ। तो लिख देते हैं आई इंटू एक्स बी। देखो वांटा फैक्टर क्या होता है, कितना गुना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम या ज़्यादा हुई वो अपन आगे देख लिए। ठीक है, तो आई इंटू एक्स बी हो गया। देखो गाइस, अब एक्स बी को क्या लिखते हैं, मोल फ्रिक्शन क्या होता है, खुद के मोल अपन सबके मोल, तो आई इंटू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये तो हो गया एन ए प्लस एन बी। लेकिन ये आपको ये भी पता है कि जो बी के मोल है ना वो ए की तुलना में बहुत कम है। तो जब बहुत कम होते हैं तो क्या करते हैं, उसको कर देते हैं अपन नेग्लेजिबल। तो ये थोड़ा हो गया आई इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। मैं आपको वो दिखाता हूँ, देखो
देखो ये क्या है, लिक्विड प्लस लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट थे ए और बी, ठीक है गाइस, ए और बी थे। आप याद रखना एक्स क्या होता है, एक्स होता है उसके लिक्विड फेज में उसके मोल फ्रिक्शन, सॉल्यूशन में मोल फ्रिक्शन, वाई को क्या डिनोट करते हैं, उसके गैसेज स्टेज में उसके मोल फ्रिक्शन। गाइस देखो ए क्या होता है गाइस, एक पी ए कैसे निकालेंगे, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी ए का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी टोटल, पी टी लिखा हुआ मतलब पी टोटल हो गया। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज कल टू एक्स अपॉन पी ए नोट, यही तो था राउल्ट्स का नियम है, ये तो लगाते हैं, यही तो था, अपन ने क्या पढ़ा था राउल्ट्स का लो, देखो यही तो था। देखो तो क्या हो गया, पी ए इज कल टू पी ए नोट एक्स ए, पी ए नोट का मतलब हो गया कि प्योर फॉर्म में कितना प्रेशर था उसका, और अब सॉल्यूशन में उसका कितना प्रेशर हो गया। तो पी ए इज कल टू पी ए नोट एक्स ए, पी बी इज कल टू पी बी इज कल टू पी बी नोट एक्स बी, ठीक है। तो पी टोटल कितना हो जाएगा, पी टोटल कितना हो जाएगा, जितना उसमें पी टोटल कितना होगा, सोलवेंट का वेपर प्रेशर और सोल्यूट का वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो पी टोटल इज कल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी ए नोट एक्स ए, पी बी को क्या लिख सकते हैं, पी बी नोट एक्स भी लिख सकते हैं, एक इक्वेशन बन गया अपने को, ठीक है। फिर देखो पी ए को अपन लिख सकते हैं पी टोटल वाई ए, पी टोटल वाई ए, ये कौन सा लो है, ठीक है, ये अपन गैस स्टेट में पढ़ते हैं ना, गैस स्टेट में पढ़ते हैं, इसको आगे भी देखेंगे अपन, ठीक है, ये गैस स्टेट में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। देखो तो पी ए इजकल टू पी टोटल वाई ए, अब वाई ए क्या है, ये उसका गैस स्टेट में उसके मोल फ्रिक्शन है, वैसे पी बी इजकल टू पी टोटल वाई बी का, और ये इक्वेशन आपको याद रखनी है क्योंकि ये डायरेक्ट पूछता है आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इजकल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ उसने क्या किया, एक्स ए इजकल टू 1 माइनस एक्स बी लगा के ये इक्वेशन बना दिए गाइज, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और अपन फिर बोल रहे हैं पी ए इजकल टू होता है पी ए नोट एक्स ए, और पी ए को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं पी टोटल वाई ए, ठीक है। यदि गैसियस मोल फ्रिक्शन दे रखा हो तो वाई ए लगाना है, यदि लिक्विड वाले दे रखे हो तो एक्स ए लगाना है, वैसे ही सेम टू सेम पी बी के लिए हो गया गाइस, ठीक है। तो समझ में आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो गया गाइस, ठीक है। वैसे ही देखते हैं अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑन बॉइलिंग पॉइंट वही हो गया, नॉर्मल वाटर बॉइल कर रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन यदि अपन उसमें कुछ इंप्योरिटीज मिला दे रहे हैं, मतलब उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दे रहे हैं, तो अब वो 100 से ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है गाइस, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर जिस पे उसके गैसियस और लिक्विड फेज के बीच में ट्रांजिशन स्टेब्लिश हो जाए, या दोनों का वेपर प्रेशर है वो दोनों का सेम हो जाए, ठीक है ना, उसी को तो बोलते हैं, मतलब लिक्विड गैस में और गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस फेज को अपन बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखो तो अब इसमें कुछ इंप्योरिटीज मिला दिए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बढ़ जाएगा गाइस, और बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, उसी को तो बोलते हैं अपन एलिवेशन, डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी आ जाएगा टी एस सोल्यूशन अपॉन टी नोट, ठीक है, टी एस सोल्यूशन अपॉन टी नोट इजकल टू, अब देखो ये आपने को फॉर्मूला याद रखना है गाइस, डेल्टा टी बी इजकल टू टी सोल्यूशन माइनस टी नोट इजकल टू आई के बी एम, ठीक है। आप इसको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे याद रख लो, टी सोल्यूशन माइनस टी नोट मतलब प्योर कंडीशन में कितना था, और आई के बी एम हो गया। देखो आई क्या है गाइस, अपने को पता है, वाइंड अप को फैक्टर है जो अपन आगे देखेंगे, ठीक है, मैं समझा दूंगा आपको एक अच्छे इसके बारे में। के बी क्या है, ये देखो ये यहाँ पे दे रखा है मोलर एविलेशन कांस्टेंट, आपको यहाँ पे निकाल लेंगे अपन, कांस्टेंट है ये तो, ठीक है, कांस्टेंट को निकालना भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और एम क्या है, ये है आपकी मोललिटी क्या होती है, N1 अपॉन W2 Kj वाली, ठीक है ना, तो ये भी निकाल लोगे आप, ठीक है। यहाँ पे के बी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, RTB स्क्वायर अपॉन 100 ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, आर कांस्टेंट होता है, TB स्क्वायर मतलब किस टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है वो, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, वो हीट जिसपे वेपर फेज में बदलना लग जाए, ठीक है, पर ग्राम में, ठीक है ना। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी दे रखा है, डेल्टा एच अपॉन एम, ठीक है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, डेल्टा एच मतलब ये तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो गया, कितना एनर्जी उसको रिक्वायरमेंट हो रहा है, और एम मतलब उसका मोलिकुलर मास हो गया गाइस, ठीक है। देखो ये इसमें ग्राफ भी दे रखा है, देखो ये नॉर्मल कंडीशन में क्या था, ये तो वेपर प्रेशर है, उसका वेपर प्रेशर है, और ये क्या है, टेम्परेचर है। देखो नॉर्मल कंडीशन में इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर गैस और लिक्विड की दोनों की सेम हो रही है यहाँ पे, लेकिन ठीक है यहाँ पे सेम हो रही है, लेकिन जब अपन उसमें कुछ मिला दे रहे हैं, कुछ इंप्योरिटीज मिला दे रहे हैं ना, तो देखो इसमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है अपने को इस वेपर प्रेशर पे पहुंचने के लिए, ठीक है ना। तो देखो ये जो चेंज आ रहा है, यही तो हो रहा है एलिवेशन, यही तो हुआ, एलिवेशन का मतलब हो गया टी सोल्यूशन माइनस टी नोट, इसी को तो बोलते हैं। तो ये ग्राफ से आपको समझ में आ गया गाइस, ठीक है ना।
अब देखते हैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं गाइस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वही हो गया कि देखो प्योर वाटर यदि 0 डिग्री पर फ्रीज हो रहा था, अब अपन इसमें कुछ इंप्योरिटीज मिला दे रहे हैं तो वो अब 0 से भी नीचे डिग्री कम टेम्परेचर पे फ्रीज होने लग जाएगा। जैसे अपन ने उधर देखा कि इथाइलिन ग्लाइकोल मिला देते हैं रेडिएटर में, वो सब चीजें, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं अपन डिप्रेशन। तो देखो पहले तो देखो डिप्रेशन को कैसे लिखेंगे, डेल्टा टी एफ। टी एफ मतलब कम हो रहा है ना, तो मतलब टी नोट माइनस टी एस होगा, क्योंकि देखो ये ज्यादा था, नॉर्मल कंडीशन में 0 था, या तो नेगेटिव में और चला गया है, मतलब ओ नेगेटिव। यहाँ पर ने टी एस अपन टी नोट करा था, यहाँ टी नोट अपन टी एस कर देंगे। वो कितना हो जाएगा गाइज, आई के एफ एम। वहाँ क्या किए थे अपन ने, टी एस माइनस टी नोट इजकल टू आई के बी एम किए थे। वही बात होगी, के एफ की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, कोफिशिएंट है, एम मतलब वही हो गया मोललिटी, एन वन अपॉन डब्ल्यू टू के जे, आई हो गया वांटा फैक्टर गाइज। देखो के एफ क्या होता है, वही हो गया आर टी एफ स्क्वायर, मतलब जिस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है अपॉन कर देंगे 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है ना। लेटेंट ऑफ फ्रीजिंग अपन निकाल लेंगे, ठीक है ना। वही हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है। वो अपने को दे रखा होता है, या तो या फिर कुछ ना कुछ जरूर दे रखा होता है, उससे निकाल लेते हैं, या के एफ की वैल्यू डायरेक्ट दे के रखता होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है गाइस ओस्मोटिक प्रेशर। देखो इसके लिए एक तो आपको ये याद रखनी है कि ओस्मोटिक प्रेशर होता है ना, वो बेस्ट मेथड होता है किसके लिए, मोलिकुलर वेट निकालने के लिए गाइस, ठीक है ना। देखो इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज मोलिकुलर वेट निकालने के लिए किया जाता है। आई होता है ना वो मोलिकुलर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट थ्योरेटिकल प्लस ऑब्जर्व। देखो यहाँ से अपन वो वांटा फैक्टर में देखेंगे, देखो ये रखा, ठीक है। आई का मतलब क्या हो गया गाइस, आई का मतलब ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर अपन इसको लिख सकते थे, आई का मतलब लिख सकते हैं कि कैलकुलेटेड मास अपॉन थ्योरेटिकल मास, ठीक है। वो अपन समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो अभी अपन कहाँ थे, यहाँ पे थे गाइस, ठीक है ना। तो देखो अब मैंने बताया कि ओस्मोटिक प्रेशर सबसे बेस्ट तरीका होता है मोलिकुलर मास ऑब्जर्व करने पता करने के लिए, ठीक है। देखो पहले तो देखो ओस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, देखो ये एक प्रोसेस है ओस्मोसिस, ठीक है ना। ओस्मोसिस हो रहा है मतलब मेम्ब्रेन के आर पार सोलवेंट के पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एक ऐसा प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जिस प्रेशर पे ओस्मोसिस होना बंद कर दिया, उसी को मान लो आप ओस्मोटिक प्रेशर है वो, ठीक है। ऐसे मान लो, ठीक है ना, उसको मान लेते हैं अपन ओस्मोटिक प्रेशर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यदि मैं एक्सटर्नल प्रेशर को ओस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दिया तो रिवर्स ओस्मोसिस होने लग जाता है, उसी को तो अपन आरओ में यूज करते हैं वाटर के फिल्ट्रेशन के दौरान, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। अब देखो ओस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है, पाई इजकल टू आई सी आर टी, ठीक है। पाई इजकल टू आई सी आर टी, आई इजकल टू वांटा फैक्टर हो गया। सी क्या होता है गाइस, सी होता है मोलरिटी, मोलरिटी नहीं, यहाँ कैपिटल एम होता है, कैपिटल के एम क्या होता है, एन वन अपॉन वी लीटर, ठीक है, कंसंट्रेशन, ठीक है, ठीक है। आर क्या आर तो कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट होता है सॉल्यूशन का, टी क्या होता है वो टेम्परेचर होता है गाइस, ठीक है। तो पाई इजकल टू आई सी आर टी, पाई इजकल टू आई सी आर टी। देखो इसमें कंडीशन क्या होता है, पाई वन इजकल टू पाई टी हो गया, मतलब सॉल्यूशन कैसा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब दोनों दो सॉल्यूशन है वो आपस में आइसोटोनिक है, मतलब उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है गाइस। फाइव वन ग्रेटर देन है फाई टू से, तो इसका मतलब क्या हो गया, फाइव वन हो गया हाइपरटोनिक और पाई टू हो गया वो हो गया हाइपोटोनिक, मतलब पाई टू का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है गाइस। अब देखो वांटा फैक्टर, पहले ये सब देखने के लिए पहले वांटा फैक्टर देख लेते हैं गाइस। देखो हाँ ये देख लेते हैं। देखो वांटा फैक्टर क्या होता है, पहले आप ये याद रखो, वांटा फैक्टर का मतलब होता है टोटल मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डी का मतलब डिसोसिएशन, ए का मतलब एसोसिएशन, अपॉन टोटल मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन, ये आप ऐसे समझो, ये ऐसे आई डिनोट कर रहा है कि कितने मोल टूट रहे हैं या बन रहे हैं, मतलब आप ऐसे समझो टोटल आई को आप ये समझो कि कितने गुना पार्टिकल बढ़ रहे हैं या फिर कितने गुना पार्टिकल घट रहे हैं, उसी को बोलते हैं अपन आई, ठीक है ना। आई को अपन डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, आई इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो अपन फॉर्मूला से निकाल रहे हैं वो तो कैलकुलेटेड हो गया है, ऑब्जर्व जो अपने को मिल रही है, रियल वास्तु वैल्यू मिल रही है, उसको बोलते हैं अपन ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मास के फॉर्म में निकाल दे तो उल्टा हो जाता है, आई इक्वल टू कैलकुलेटेड मास अपॉन कैलकुलेटेड मास अपॉन ऑब्जर्व मास हो जाता है गाइस, ठीक है ना। अपन आई को अपन के रिएक्शन में कैसे निकालते हैं गाइस, देखो डिसोसिएशन रिएक्शन का मतलब होता है ए कन्वर्ट हो रहा है बी प्लस सी में, ठीक है। एसोसिएशन का मतलब होता है बी कन्वर्ट
ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है सी में। देखो यहाँ जुड़ रहे हैं, कम हो रहे हैं मोल, यहाँ मोल बढ़ रहे हैं, मतलब डिसोसिएशन हो रहा है। देखो डिसोसिएशन वाली कंडीशन में आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ आइंस, कितने आइंस कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। अल्फा क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये आपको दे के रखा होता है या पता होता है, ठीक है। तो देखो डिसोसिएशन में इसका फॉर्मूला आता है आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, वैसे एसोसिएशन में इसका फॉर्मूला आता है आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ फिर डिवाइड में आ गया, अपोन में आ गया, ठीक है। या मल्टीप्लाई में है, यहाँ अपोन में आ गया गाइस। बाकी 1 माइनस अल्फा तो सेम ही है, समझ में आ गया। तो आपको क्वांटा फैक्टर का वैल्यू भी समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, देखो गाइस। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो ना तो डिसोसिएशन होते हैं ना एसोसिएशन होते हैं, उनके लिए क्वांटा फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, ये याद रखना। इनके एग्जांपल कौन कौन से हैं, यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, इन सब के लिए क्वांटा फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इनमें देखो आप याद रखना, इनके लिए तो अपने को जो ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास भी सेम ही आएगा, ठीक है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल सेम आएंगी, और इनके अलावा जो भी होंगे ना उनमें वेरिएशन आएंगे, ठीक है। और वेरिएशन आपको मैंने बता दिया है कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये बता दिया ना मैंने यहाँ पे कि थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व या ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल करते हैं। आई इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, उसे निकाल लेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला देख लेना है, ठीक है, सारी चीज़ें देख लेनी है। अब देखते हैं अपन गाइस राउल्स लॉ। देखो राउल्स लॉ मैंने सबसे पहले बताया था, राउल्स लॉ क्या था, पी ए इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए, यही तो था राउल्स लॉ, ठीक है ना, यही तो था। पी ए का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, ठीक है। पी ए नोट का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, ठीक है। और एक्स ए का मतलब हो गया मोल फ्रिक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं राउल्स लॉ। पहले पहला कंडीशन देखते हैं राउल्स लॉ में, आप नीचे वाला तो अपन ने देख लिया। राउल्स लॉ में देखते हैं वोलेटाइल बाइनरी लिक्विड मिक्सन, मतलब ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है, ठीक है। ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है। देखो वोलेटाइल लिक्विड ए और बी कांस्टेंट है, उसमें कंस्टिट्यूट है, ठीक है। तो मोल फ्रिक्शन ऑफ ए क्या हो गया, एक्स ए या एक्स बी तो हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, वाई ए और वाई बी हो जाएगा, वो हो जाएगा वेपर फेज में, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड क्या हो जाएगा, पी ए के लिए पी ए नोट और बी के लिए हो जाएगा पी बी नोट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो देखो बाई राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा, वही हो जाएगा ना पी ए प्लस पी बी। अब पी को क्या लिख सकते हैं, पी ए नोट एक्स ए, पी को क्या लिख सकते हैं, पी बी नोट एक्स बी गाइस, ठीक है। बाय डाल्टन लो, ये अपन गैस सिस्टम पढ़ रहे थे ना, गैस स्टेट में डाल्टन का लो क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पी ए होता है पी टोटल वाई ए, मतलब गैस का टोटल प्रेशर और किसी कंपोनेंट के मोल फ्रिक्शन इन गैस स्टेट। वैसे पी बी इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई बी, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये। अब देखो यहाँ पे क्या बना रखा है, यहाँ पे देखो एक्स ए है, ठीक है। बी यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू, एक्स ए मतलब मोल फ्रिक्शन ऑफ ए का ना 0 से एक की तरफ बढ़, इधर की तरफ एक होता जा रहा है। तो देखो जैसे जैसे ये इसके मोल फ्रिक्शन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। और इधर बी है, तो देखो जैसे जैसे बी का बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है गाइस, ठीक है। ये अपन आगे भी तो आप समझ जाओगे, ठीक है, समझाऊंगा तब। अब देखते हैं अपन यहाँ ये सब चीज़ें, बाकी सब चीज़ें तो देख ही लिए ना। अब देखते हैं अपन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो पहले समझो कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है, ठीक है। देखो एक सॉल्यूशन है, उसमें दो चीज़ें मिली हुई है, एक तो ए मिला हुआ है और एक बी मिला हुआ है, ठीक है। देखो नॉर्मल कंडीशन में ए और बी, ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, ठीक है। ए के पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, बी के पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपस में सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं, उसमें ए और बी के पार्टिकल आपस में अट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में मान लेते हैं अपन एफ ए था, इनकी अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच में मान लो एफ बी था, और इनके बीच में मान लो कि एफ अट्रैक्शन फोर्स था, ठीक है। अब बताओ यदि आइडियल सॉल्यूशन हो रहा है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा गाइस, एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू एफ है, मतलब वो ये अपना पराया का कोई सिद्धांत नहीं हो रहा है सर। इधर ए बी ऐसे बोल रहे हैं, हम सब तो भाई भाई हैं, अपने में कोई भेदभाव नहीं है, समझ में आ गया। तो उस कंडीशन को तो बोलते हैं अपन आइडियल कंडीशन। तो ना तो इसमें फोर्स में चेंज आ रहा है कुछ, ना ही फिर इसमें वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है ना। मतलब पहले जितना वॉल्यूम में रहेगा, अरे भाई जितना अट्रैक्शन फोर्स आपस में होता है पार्टिकल की, वो उतना क्लोज आते हैं, जितना क्लोज आते हैं वो उतना ही डेंस होने लगते हैं। मतलब देखो अट्रैक्शन फोर्स किस में सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है लिक्विड में, फिर गैस में, ठीक है।
तो अभी अट्रैक्शन फोर्स चेंज नहीं हो रहा तो उनका फेज भी चेंज नहीं होगा ना, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये देखते हैं, इसको तो बोलते हैं अपन आइडियल सॉल्यूशन। यदि ये वेरी कर रहा है, ये ऊपर नीचे होने लग गया, कम ज़्यादा होगा, तो फिर उसको बोलेंगे अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल देंगे। देखो ये ऐसे दे रखा है, ए और ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स F1 है, वॉल्यूम V1 है। वैसे बी और बी के बीच में F2 और V2 है। जब मिलाया तो बना क्या, F और V टोटल मिल गया। यदि आइडियल सॉल्यूशन है तो देखो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F हो गया, और V टोटल इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, जितना पहले वॉल्यूम था इनिशियल अपॉन फाइनली हो गया। और डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0, मतलब कोई भी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज नहीं हुई है गाइस। ठीक है ना, आप याद रखना सारे टाइप के सॉल्यूशन में ना डेल्टा जी नेगेटिव होता है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है, क्योंकि सारे सॉल्यूशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं सॉल्यूशन का बनना। ठीक है, और एंट्रोपी है ना हमेशा बढ़ती है, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो डेल्टा एस तो हमेशा पॉजिटिव होगी, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब रही बात डेल्टा वी और डेल्टा एच पे, वो अपन देखते जाते हैं गाइस एक एक करके। ठीक है, देखो आइडियल के लिए डेल्टा एच भी 0 और डेल्टा वी भी 0 हो गया। अब देखते हैं गाइस अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन गाइस। ठीक है, अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कौन सा पहले देखते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हमेशा डेविएशन है ना जो वॉल्यूम पे देखा करो आप, तो कि पॉजिटिव डेविएशन मतलब वॉल्यूम बढ़ गया या प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब वॉल्यूम घट गया या प्रेशर घट गया। ऐसे देखो, अब बताओ वॉल्यूम कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा जब प्रेशर कम, जब फोर्स जो पार्टिकल बना रहे हैं ना उनके अंदर फोर्स कम लग रहा है। मतलब F1 और F2 ना वो ज़्यादा थे F के बीच में, मतलब A के साथ ज़्यादा बन रही थी, B के साथ ज़्यादा बन रही थी। पर जो अब A और B जो नया रिलेशन बनाया ना, इनकी दोनों की बनती नहीं है, मतलब ये दूर दूर से रहते हैं। ठीक है, दूर दूर से रहेंगे तो मतलब अब ये वॉल्यूम तो ज़्यादा गिरने लग जाएंगे। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया गाइस। ठीक है ना, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि देखो V टोटल है ना जो बाद का वॉल्यूम है वो V1 प्लस V2 से ज़्यादा है गाइस। ठीक है, तो इसमें याद रखना डेल्टा H भी होता है ना, वो भी पॉजिटिव होता है, मतलब डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा V भी पॉजिटिव हो गया। और डेल्टा एस और डेल्टा जी तो हमें पता ही है, डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा गाइस। ठीक है, अब वो ग्राफ देखते हैं अपन। ठीक है, ग्राफ क्या है, अपन ने आइडियल में देखा था ना, देखो एक्स ए को यहाँ से शुरू कर रहे हैं 0 से और यहाँ तक लेके जा रहे हैं, और एक्स बी को यहाँ से शुरू कर रहे हैं और यहाँ तक लेके जा रहे हैं। देखो नॉर्मल कंडीशन में जैसे जैसे ए के मोल फ्रिक्शन बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे देखो ए का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बी के मोल फ्रिक्शन बढ़ते इधर जा रहे हैं तो उसका भी पार्शियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और इन दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम ही तो पी टोटल होगा। पी टोटल यही तो दे रखा है, पी टोटल देखो यहाँ पे इस कंडीशन में पी टोटल दोनों का पी टोटल कितना होगा गाइस, तो इतना तो इसका, इतना तो पी भी पार्टिसिपेट कर रहा है और इतना पी ए पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सब चीज़ें। पर देखो यदि पॉजिटिव डेविएशन है ना तो वो बढ़ जाएगा, देखो ऐसे करके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो ए भी फिर उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है और बी भी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो टोटल भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ऊपर चला जाता है ग्राफ, ऐसे याद रख लेना आप। वैसे देखो नेगेटिव डेविएशन का मतलब मैंने क्या बोला, डेविएशन किससे देखते हैं, वॉल्यूम से देखते हैं। वॉल्यूम घट गया तो क्यों घट गया, क्योंकि उनकी जो ए और बी की ना, ए और बी से भी ज़्यादा बन गई, मतलब वो ज़्यादा चिपक के रहने लग गए तो आप कम वॉल्यूम गिरेंगे, वॉल्यूम कम गिरेगी तो वॉल्यूम घट जाएगा गाइस। तो देखो वी टोटल है ना जो V1 प्लस V2 से कम है गाइस, जब वैसे उसमें डेल्टा एच भी नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा वी नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव हमेशा होता है, डेल्टा जी नेगेटिव हमेशा होता है गाइस। और ये आपको समझाई दिया, यहाँ ग्राफ नीचे आने लग जाते हैं गाइस तीनों के नॉर्मल कंडीशन से। समझ में आ गया? ठीक है गाइस, अब अपन आगे देखते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है गाइस हमेशा कि 0.91% W/V NaCl सॉल्यूशन होता है, वो आइसोटोनिक होता है ब्लड की। सर ये क्या काम आता है सर, इसमें ना कभी कभी सर्जरी के दौरान है ना जो ब्लड को आइसोटोनिक करते हैं अपन इस सॉल्यूशन से, जिससे पार्टिकल का मूविंग इधर से इधर नहीं होता, वो अपन आगे जाके जाओगे ना तब पढ़ लोगे अपन। ठीक है, अब देखते हैं डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ। अब अपने देख लिए पॉजिटिव और नेगेटिव तो देख लिए, अब इनके एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे, उनके लिए मैं अच्छा फंडा बना के लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, देखो पॉजिटिव डेविएशन मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच 0। आप मैंने क्या बताया, डेविएशन को देखा करो वॉल्यूम से देखा करो, डेल्टा एच से मत देखा करो। ठीक है ना, वॉल्यूम से देखा करो। डेल्टा वी इक्वल टू 0, डेल्टा वी इक्वल टू नेगेटिव और डेल्टा वी इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना आपको। अब याद करो मैंने कैसे याद किया कि 0 डेविएशन का मतलब होता है सेम, मतलब भाई और मतलब जो अपना पराये के बीच में फ़र्क नहीं करते, मतलब मैंने बताया था ना, अरे भाई तू तो अपना ही भाई है, तो उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा। देखो कैसे, देखो बेंजीन और टोलुवीन सेम से नहीं लगते क्या, बेंजीन और टोलुवीन, ये बेंजीन है और ये टोलुवीन है, तो सेम से नहीं लगते, तो सेम से लगते हैं। इथाइलिन ब्रोमाइड और इथाइलिन आयोडाइड
तो इथाइलिन आयोडाइड। देखो सेम सेम से तो लग रहे हैं ये। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या होगा, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, देखो ठीक है। तो ये आपको नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा ये सेम सेम से ही है, तो सेम सेम से के बीच में तो कोई भी डेविएशन नहीं होता है गाइस। फिर अब रहा नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में आप 3-4 चीज़ें याद रख लिया करो। एक तो याद रखो नाइट्रिक एसिड, ठीक है, जहाँ भी नाइट्रिक एसिड आ गया नेगेटिव डेविएशन आ गया। एक याद रखो क्लोरोफॉर्म, याद रख लो आप, ठीक है ना, एक नाइट्रिक एसिड याद रख लो, एक याद रख लो आप क्लोरोफॉर्म, एक याद रख लो एनेलिन, ठीक है, एनेलिन, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म और एनेलिन, 3 कंपाउंड आप याद रख लो, नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एनेलिन। जहां भी ये आ गए ना नेगेटिव डेविएशन है, सेम सेम आ गए तो जीरो डेविएशन है, बाकी कुछ भी आया पॉजिटिव डेविएशन। देखो देखो देखो, जैसे देखो यहाँ पे क्या है क्लोरोफॉर्म तो नेगेटिव डेविएशन, यहाँ क्या है क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, एनेलिन नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, और यहाँ पे देखो नाइट्रिक एसिड नेगेटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन। समझ में आ गया, ये जहाँ भी नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एनिलीन आ गया नेगेटिव डेविएशन कर देंगे सर, सेम सेम आ गए तो अपन जीरो डेविएशन करेंगे, बाकी बच गए जो पॉजिटिव डेविएशन कर देंगे, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है उसको बोलते हैं पर एजियोट्रोपिक मिक्सर। देखो एजियोट्रोपिक मिक्सर होता क्या है गाइस, देखो एक कंपोनेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट था गाइस देखो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बी कंपोनेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट था अपना 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। पर ये दोनों आपस में मिलके एक स्पेशल टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। कौन सा सर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका अब बॉइलिंग पॉइंट है ना वो A=B हो जाता है, ठीक है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो कंपोनेंट थे सॉल्यूशन के उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, ठीक है। पर जब वो एक स्पेशल टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाए तो उनके दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया। मतलब अब वो दोनों एक ही टेम्परेचर पर बॉइल होने लग जाएंगे, एक ही टेम्परेचर पर बॉइल होने लग जाएंगे, तो उसको बोलने लग जाते हैं अपन एजियोट्रोपिक मिक्सर, ठीक है ना। एजियोट्रोपिक मिक्सर देखो गाइस इसमें लिख रखा है सम लिक्विड और मिक्सर फ्रॉम द एजियोट्रोपिक विच आर द बाइनरी मिक्सर्स हैविंग द सेम कंपोजिशन इन द लिक्विड एंड द वेपर फेज, ठीक है, बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एजियोट्रोपिक मिक्सर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। अब मेरे को बताओ, आप बोलो कि सर अब मेरे को ए और बी को ना फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन पे आप मेथड से अलग कर दो। अरे फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इस पे बेस होता है कि कौन पहले बॉइल होगा, तो जो पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले बॉइल होने लगता है। लेकिन यहाँ तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ही सेम हो गया, तो क्या वो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना गाइस, नहीं होंगे। और एक चीज़ याद रखना कि X = Y होने लगता है, मतलब लिक्विड और गैसेस फेज में इनके मोल फ्रिक्शन भी सेम होने लगते हैं गाइस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया एजियोट्रोपिक मिक्सर क्या होता है। अब देखो दो टाइप के एजियोट्रोपिक मिक्सर होते हैं गाइस, एक तो होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक। देखो आप एक तो ये याद रखना कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक कब बनते हैं, जब वो पॉजिटिव डेविएशन से बनते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक कब बनते हैं, जब वो नेगेटिव डेविएशन से बनते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे देखो मैंने बोला आपको कि ए का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस, बी का बॉइलिंग पॉइंट था ना 70 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक बनते हैं ना तो वो क्या करते हैं, इन दोनों से भी नीचे चले जाते हैं। मतलब जब ए और बी जो अलग अलग मिक्सर बना के जब बॉइलिंग पॉइंट बना रहे थे ना, मान लो वो 60 पे पहुंच गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सर। पर जब वो ए और बी आपस में अलग अलग मिक्सर बना रहे थे ना, तब वो कितने पे पहुंच गया, इन दोनों से ज़्यादा पहुंच गया, मतलब 110 पे पहुंच गया। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सर। आप देखो यहाँ एग्जांपल भी दे रखा है, वाटर कितने पे बॉइल होता है, हाइड्रोजन H2O कितने पे बॉइल होता है सर 273 + 100, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 373 केल्विन पर बॉइल होता है ना। पर देखो यहाँ पे यदि वाटर में अपन कुछ मिला देंगे, यहाँ पे गायब हो गया, वो मिला देंगे तो वो कितने पे हो जाता है, 351 केल्विन पे। मतलब बताओ 373 से कम आ गया ना, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सर हो गया। पर यदि उस पे HNO3 मिला देंगे ना वाटर में, तो वो बॉइल होने लग जाता है 393.5 केल्विन पे, मतलब वो बन गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सर गाइस, ठीक है। तो देखो अपन ने मैक्सिमम पूरा सॉल्यूशन की जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सब कुछ अपन ने कवर कर लिया है गाइस, ठीक है। तो आप बार बार करके इन फॉर्मूलाज को सुनिए, आपको PDF तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाएगा, उससे आप बार बार रिवाइज करते जाइए। उसके बाद में आप PYQ लगाना, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे वाला कॉन्फिडेंस आएगा यार। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के तो फंडे दोनों के सेम ही होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, फिजिक्स कैसे पढ़ना है, सेम तरीका होता है गाइस, ठीक है। तो प्लीज़ या गाइस यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ,
और अच्छे से पढ़ते रहिए, मचाते रहिए गाइस, ठीक है। बाय बाय।